आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज। अब तक बनारस टॉकीज के 10 एपिसोड्स हो चुके हैं और आज ये हमारा 11वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पांचवें सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ चुके थे। लगभग सभी लोग अपने अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे। शिखा के एग्रीगेट 71% हो रहे थे। उसकी रुचि एकेडमिक्स में थी, इसीलिए वो LLM करना चाहती थी। वकालत दादा का खानदानी पेशा था, इसीलिए उसे भी कोई चिंता नहीं थी। जबरदन ने इंटर्नशिप के लिए दिल्ली की एक बड़ी लॉ फर्म मेहरा एंड मेहरा में अप्लाई किया था और उसे वहाँ से कॉल भी आ गई थी। बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार था, इसीलिए उसे भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। उन सबको अगर फिक्र थी तो मेरा क्या होगा। मार्क्स तो ठीक ठाक ही थे, पर आगे पढ़ने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। ना ही मेरे खानदान में कोई लॉयर था जिसकी गद्दी मैं संभाल सकूं। इसी बीच मैंने कुछ इंटरव्यूज़ और भी दिए थे, जिससे रिजल्ट की मुझे आशा थी। मगर फिर आशा तो मुझे अपने हर इंटरव्यू से रहती थी। मैं बस सही वक्त की आस में बैठा था, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि वक्त हमारे लिए कुछ और ही लिख रहा था, कुछ बहुत ही खतरनाक। वक्त था 8:35 सुबह। नवेंदु जी कहाँ हैं? काफी दिन से दिखे नहीं। मैंने ब्रश करते हुए दादा से पूछा। आज सवेरे ही तो दिखे थे। अपन आज पटना जा रहे हैं। बता रहे थे कि उनके पटना वाले मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है। दादा ने हंसते हुए जवाब दिया, वो और उनके मौसा जी। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताओ जहां उनके मौसा जी नहीं हो। मैंने भी हंसते हुए कहा, चलो जरा मिल लिया जाए, कुछ ज्ञान लिया जाए। मैंने उठते हुए कहा। वक्त था 8:55 सुबह। नवेंदु जी के कमरे में जाने पर पता चला कि वो मेस में है। हम दोनों जब मेस की ओर बढ़े तो रास्ते में जबरदन भी मिल गया। मेस में घुसते ही नवेंदु जी खाने के टेबल पर बैठे नजर आए। जबरदन उन्हें देखकर मेस महाराज की ओर बढ़ गया और खाने का मुआयना कराया। आज खाना में क्या है महाराज? मैंने पूछा। रोटी दाल और कटहल का कोफ्ता, मेस महाराज ने बड़े आदर से कहा। तो ले आइए, आज भूख बहुत तेज है, फिर क्लास करने भी जाना है। मैंने कहा। हम कटहल नहीं खाते हैं यार, जबरदन ने सब्जी देखते ही कहा। जो है सो खा लो, क्लास करने भी चलना है। मैंने कहा। नवेंदु जी, आपका अभी तक का नंबर मिला के फर्स्ट डिवीजन बन रहा है कि नहीं? मैंने पूछा। हाँ, 67%, नवेंदु जी ने खाते हुए ही कहा। इनका क्यों नहीं बनेगा? प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सब टाइम पर, लेक्चरर को यस सर नो सर सब टाइम पर, लेक्चरर का सर सब्जी बर बाजार सब टाइम पर, दुधार गाय के लाद सा है। जबरदन ने कोफ्ता हटाते हुए कहा। अरे तो प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन टाइम पर देना पाप है क्या? बड़ों की इज्जत करना भी गुनाह है क्या? और नंबर आपके मेहनत को ही दिखाता है, नंबर लाना भी पाप है क्या? जल्दी जल्दी खाना खत्म कीजिए, अभय कुमार के लेक्चरर का समय हो गया है। नवेंदु जी ने हाथ धोते हुए कहा। अब शाम के 5:30 बज चुके थे। क्लास में घुसने के बाद अब सांस लेने का समय मिलना भी मुश्किल हो गया था। सारे लेक्चरर्स अपना सिलेबस खत्म करने की जल्दी में थे, इसीलिए कोई क्लास खाली नहीं जाती थी। लास्ट सेमेस्टर की क्लास अचानक ज्यादा ही उबाऊ लगने लगी थी। कारण यह था कि अब सबको फ्यूचर की चिंता सताने लगी थी। जिन्हें प्रैक्टिस करनी थी वो अच्छे सीनियर एडवोकेट की तलाश में लग गए थे। जिन्हें एडवांस स्टडी करनी थी वे क्लास में ही बैठकर LLM की तैयारी करते थे। इन्हीं कारणों से लास्ट सेमेस्टर की क्लास बोर करने लगे थे।
लगातार 3 क्लास करके थक गए गुरु, चलो कैंटीन थोड़ा चाय पिया जाए। क्लास से निकलते हुए दादा ने कहा, नहीं हॉस्टल चलो, वहीं चाय पियेंगे। मैंने कहा, तुम लोग जाओ, अब हम आज जरा संकट मोचन मंदिर जाएंगे। माँ कह रही थी तुमसे बड़ा पापी कौन होगा। लोग दुनिया भर से मंदिर दर्शन करने आते और तुम हो कि वहीं पर रहते हो, आज तक नहीं गए। जयवर्धन ने जाते हुए कहा, हम लोगों के लिए भी प्रसाद ले आना, और हाँ, बंदर से छीन कर मत लाना, दादा ने चिल्ला कर कहा और बाइक में चाबी लगाने लगा। आज पहली बार जयवर्धन चाय के लिए मना किया। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने दादा की बाइक की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, द सिक्स्थ सेंस देखे हो क्या कल रात में? कम से कम चाय पर तो कुंडलिनी मत जगाओ। जब तक हम लोग हॉस्टल पहुंच के चाय पियेंगे तब तक जयवर्धन भी आ जाएगा, दादा ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। वक्त था 6 बजे शाम का। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने देखा कि नवेंदु जी बैग लटकाए निकल रहे हैं। बाहर एक रिक्शा वाला उनका इंतजार कर रहा है। अब जब आंखें मिल गईं तो मैंने यूं ही पूछ लिया, नवेंदु जी कब तक लौटेंगे? जैसे ही मौसा जी का तबीयत ठीक हो जाएगा हम चले आएंगे, नवेंदु जी ने रिक्शा पर बैठते हुए कहा। अच्छा फिर, हैप्पी जर्नी, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। अपने कमरे में पहुंचकर दादा ने बिस्किट का एक पैकेट खोल लिया। कपड़े बदलकर मैंने भी एक बिस्किट उठा ली। आज मेरा मन लैपटॉप पर फिल्म देखने का भी नहीं हो रहा था। मैं उधेड़बुन में ही था कि दादा ने पूछा, क्रिकेट खेलेगा क्या? नहीं, चल आज वॉलीबॉल खेलते हैं, मैंने कहा। जियो राजा, बाप की खटिया टूटी, बेटा पिए फ्रूटी, चलो, दादा ने ताना मारा। सर्विस हम करेंगे, मैंने वॉलीबॉल की एक टीम में एंट्री लेते हुए कहा। चलो करो सर्विस, हम आज तुम्हारा खेल ही देखेंगे। दादा ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। ये देखो मेरा सर्विस, मैंने कहा। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। अनहोनी अपने होने से पहले आशंका भेजती है। मन सशंकित हो जाता है। अनायास ही दिल की धड़कनें बेसब्र हो जाती हैं। अब कुछ असामान्य करने लगते हैं। जैसे आज मैं अपने मन को बरगलाने के लिए वॉलीबॉल खेलने लगा था, जबकि आज से पहले मैंने वॉलीबॉल की गेंद का वजन भी नहीं जाना था। मेरा मन जयवर्धन के संकट मोचन मंदिर जाते वक्त ही सशंकित हो गया था। यह बात मैं दादा को नहीं बता सकता था। मुझे फिर भी किसी अनहोनी की हुक लगी हुई थी। बचो बे, दादा ने मुझे एकदम बांह से खींचते हुए कहा। सुपारी के पेड़ की एक सूखी टहनी सीधे मेरे सिर पर गिर रहा था। हॉस्टल के भीतर चारों ओर सुपारी के पेड़ लगे हुए थे, जिसकी टहनियों का सूख कर गिरना सामान्य बात थी, लेकिन यह कंपन कुछ असामान्य था, और असामान्य थी वह आवाज जिससे यह कंपन पैदा हुआ। यह आवाज कैसी थी भाई? मैंने दादा से पूछा। कहीं बम फटा होगा, दादा ने मजाक किया, लेकिन यह सूखी टहनी उसी आवाज से गिरी है। मैंने कहा, यही नहीं, बाकी पेड़ों की सूखी टहनियां भी इसी आवाज से गिरी हैं। दादा ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, कोई एयर क्रैशर तो नहीं हुआ है कहीं? मैंने कहा, एयरपोर्ट शहर के बाहर है और कोई एविएशन बेस यहाँ नहीं है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और वॉलीबॉल खेलो, दादा ने कहा। रुको 1 मिनट, शिखा का फ़ोन है, हम बात करते हैं, मेरी जगह तुम खेलो, मैंने दादा से कहा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैंने भी सुनी आवाज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हॉस्टल में ही हूँ। नहीं, बाहर नहीं, चलो बाय। अब शाम के 6:40 हो गए हैं। जयवर्धन के आने में देर हो रही थी और वॉलीबॉल भी खत्म हो चुका था। दादा और मैं हाथ मुंह धोकर अभी चाय पीने निकले ही थे कि नवेंदु जी रिक्शे से उतरते दिखाई दिए। नवेंदु जी को लौट कर आता देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं अभी उनके लौटने का कारण पूछने ही वाला था कि दादा ने पूछ दिया, अरे नवेंदु जी, आप लौट आए? मौसा जी निकल लिए क्या? यार, किसी के लिए तो शुभ बोला करो। उधर संकट मोचन और कैंट स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ है। रविदास गेट से आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। सुन रहे हैं कि 7 आदमी मारे गए हैं। अपने हॉस्टल का तो कोई नहीं गया है ना? जयवर्धन अचानक ही हम दोनों के दिमाग में एक साथ कौंधा। दादा, गाड़ी निकाल जल्दी, मैंने चिल्लाकर दादा से कहा। अब शाम के 6:55 हो रहे हैं। इस वक्त तक
संकट मोचन छावनी में तब्दील हो चुका था। मंदिर परिसर को बंद कर दिया गया था। लोगों को भीतर घुसने से रोका जा रहा था। घायलों को मंदिर से निकालकर बाहर लिटाया जा रहा था और फिर उन्हें पास के सर सुंदरलाल अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। विस्फोट की खबर शहर भर में आग की तरफ फैल गई थी। पूरा शहर सदमे में था। ज्यादातर लोग विस्फोट के बाद हुई भगदड़ में घायल हुए थे। घायलों में औरतें और वृद्ध अधिक थे। भगदड़ में बचने की कोशिश में ही ज्यादा दुर्घटनाएं हुई थी। मैं अपने घर पर यह बताना चाहता था कि मैं ठीक हूं, क्योंकि यह समाचार सुनकर घर वाले भी परेशान हो गए। घर वालों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। इधर जयवर्धन भी कहीं दिख नहीं रहा था। बैरिकेड के आगे तो किसी को जाने नहीं दे रहे और जयवर्धन के पास फोन भी नहीं था। मैंने कहा, चारों तरफ तो घायल पड़े हैं, किधर ढूंढे? दादा ने कहा, चलो चल के घायलों में देख लेते हैं। मैंने कहा, घायलों में क्यों देखें? वो एकदम ठीक होगा, उसको कुछ नहीं हो सकता है। दादा स्थिति देखकर जड़ हो गया था। आज जयवर्धन शर्ट कैसा पहना था? मैंने फिर पूछा। था का क्या मतलब? पूछो कि कैसा शर्ट पहना है, उसको कुछ नहीं हुआ है, समझे? दादा का गला रुंध रहा था। दोस्त, हम समझ रहे हैं तुम्हारी हालत, मेरी भी वैसी ही है, लेकिन एक बात सोचो, अगर वो घायल हो और उसे मदद की जरूरत हो और हम यहीं रहकर समय पर नहीं पहुंच पाए, तो क्या जिंदगी भर इस पछतावे से बाहर निकल पाओगे? इसीलिए कह रहे हैं, बताओ कैसा शर्ट पहना था। मैंने दादा को समझाने की कोशिश की। सफेद। दादा ने अंगूठे से अपने आंख के कोने को पोंछते हुए कहा। अच्छा तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं। मैंने कहा। बम ब्लास्ट वाली जगह की घेराबंदी कर दी गई थी। चारों ओर हमेशा नजर आने वाले बंदर नदारत थे। प्रांगण की छोटी छोटी नक्काशियां घायलों के खून पोंछे जाने से सिंदूरी नहीं रह गई थी। खून के धब्बों में सने जूतों के निशान अभी ताजे थे। सायरनों का शोर उकता देने वाला था। पब्लिक और प्रेस को नियंत्रित करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दादा भीतर घुसने के लिए सिपाहियों से बेतरह उलझ रहा था। मेरी आंखें बस सफ़ेद शर्ट तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी शर्ट अब सफ़ेद नहीं रह गई थी। कहीं खून के धब्बों ने शर्ट के कॉलर और पॉकेट रंग दिए थे, तो कहीं पूरी शर्ट ही सन गई थी। मैंने एक आदमी को जयवर्धन समझकर उठाने की कोशिश की, तो उसका हाथ कटकर मेरे हाथ में आ गया। मैं बहुत डर गया। वो आदमी मर चुका था। मैं चीखना चाहता था, पर चीख भीतर ही घुट गई। घायल लोगों की चीख पुकार और कराह मेरा हौसला हिला रही थी। फिर भी मैंने बाहर पड़े लगभग सभी घायलों को देखा। जयवर्धन उनमें नहीं था। एक बार की मुझे ख्याल आया कि ऐसी स्थिति में जयवर्धन का जिंदा बचना भी मुश्किल है, लेकिन उसका मिलना भी तो जरूरी था, चाहे जिस हाल में मिले। मेरे दिमाग में एक बार अस्पताल जाकर मरने वालों में भी देखने का ख्याल आया, लेकिन जब तक मैं किसी नतीजे पर पहुंचता, तब तक दादा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे उंगलियों के इशारे से कुछ दिखाते हुए कहा, उधर देखो। जयवर्धन किसी को कंधे पर उठा कर ला रहा है। वो जयवर्धन ही है ना? हाँ वही है भाई, जयवर्धन। जयवर्धन, जयवर्धन! मैंने जोर से आवाज दी और जयवर्धन की ओर दौड़ पड़े। अबे तुम लोग कब आए? जानते नहीं हो यहाँ बम ब्लास्ट हो गया है। जयवर्धन ने कंधे से उस घायल को स्ट्रेचर पर डालते हुए कहा। नहीं भाई, हम लोगों को कहाँ से मालूम चलेगा? हम लोग तो यहाँ कीर्तन करने आए थे, तुम दिख गया। दादा ने कहा, चलो चलो मुंह पेलाई बाद में करना, अभी बहादुर को उठाओ, हॉस्टल पहुंचाना है। पैर और पेट में चोट लगी है इसको। जयवर्धन ने घायल को उठाते हुए कहा। बनारस मोक्ष स्थली। मृत्यु यहां निवारण की प्राप्ति है और जीवन फाका मस्ती। आतंक से आतंकित जीवन होता है, मृत्यु नहीं। बनारस भूतों, अवधूतों, अघोड़ों का डेरा। इन्हें आप क्या डराएंगे? हंसता है बनारस और प्रार्थना करता है उनके लिए भी जो मरे और उनके लिए भी जिन्होंने मारा। बम ब्लास्ट के 3 पहर बीतते ही बनारस सब कुछ भूलकर फिर से मस्त हो गया। घंटियों के शोर में, गंगा जमनी तहजीब की डोर में, भांग के हिलोर में और
अपने घाटों से छन कर आती हुई नई भोर में। पता है स्टेशन पर भी एक ब्लास्ट हुआ था, 3 इंच का गड्ढा हो गया है, जवर्धन ने कहा। हाँ, एक कूड़ेदान और एक सिनेमा हॉल में बम मिला था, स्क्वाड डिफ्यूज किया, मैंने कहा। अरे सब अफवाह है, जानते नहीं हो, ऐसे समय में ऐसा बवासीर खूब उत्पात मचाता है, दादा ने कहा। न्यूज में बता रहा है कि मंदिर में शादी हो रहा था, उसी शादी के सामान में कुकर भी था, उसी में ब्लास्ट हुआ है, मैंने कहा। किसी भी चीज से बम बना लेता है यार, ये सब किस किस चीज से बचा जाए भाई, जवर्धन ने अखबार उठाते हुए कहा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी है, तो आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।